नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं रूबरू। आज इस खास बातचीत में हमसे रूबरू हो रहे हैं जींद से कदावर नेता कांग्रेस के प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला। जी हां, रणदीप सिंह सुरजेवाला वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन आज मार्केट टाइम्स टीवी पर वो पहली बार बताएंगे कि जींद से वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं और आला कमान ने उन्हें ये जिम्मेदारी किस भरोसे के साथ उनके हाथ में सौंपी है। रणदीप जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मेरा सीधा सवाल यह है, जींद का इलेक्शन आपके लिए, पार्टी के लिए और हरियाणा के भविष्य के लिए काफी अहम मुद्दा है। आज की तारीख में केंद्र से लेकर और स्टेट पॉलिटिक्स सबकी नज़र हरियाणा के इस जींद पर टिकी है। पहली नज़र में आप इसको कैसे देख रहे हैं? जींद का चुनाव खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू करेगा और अगले जनरल इलेक्शन में जो 90 से 150 दिन दूर है, खट्टर सरकार की छुट्टी कर देगा। कांग्रेस की सरकार की पहली नींव जींद के उपचुनाव से रखी जाएगी। हरियाणा प्रदेश आज हर प्रकार से त्रस्त और ग्रस्त है। खट्टर सरकार के कुशासन से किसान, मजदूर, नौजवान पीड़ित है और लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मौका मिले और खट्टर सरकार से छुटकारा मिले। और इस चुनाव के परिणाम में जनता का स्वभाव ये बता रहा है कि आपको वो नजर आएगा। जी, क्या लगता है जिस तरीके से आप पिछले 3 स्टेट्स जीत करके आए हैं और अब अगला ये चुनाव, क्योंकि वो स्टेट इलेक्शन था लेकिन ये उस स्टेट इलेक्शन से कमज़ोर भी नहीं है। वहाँ पे सीएम नियुक्त हो रहा था, यहाँ पर आज जो भी कैंडिडेट नियुक्त होगा उसकी पावर उसी के आसपास आंकी जाएगी। तो ये चुनाव में अभी जेजेपी गांवों के अंदर काफ़ी मजबूती के साथ में डटी हुई नज़र आ रही है। शहर में कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिल रहा है। आपके पास ऐसी क्या रणनीति है कि दोनों जगहों के ऊपर आप compete कर रहे हैं? बात बड़ी सीधी है। जींद उपेक्षा का शिकार है, जींद भेदभाव का शिकार है, जींद पिछड़ेपन का शिकार है। जींद में लगातार विधायक बनते रहे, परंतु जिस प्रकार की प्रगति और विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। जींद की माटी में मैं पैदा हुआ, इस माटी का कर्ज और फर्ज दोनों मेरे सर पे है और इसलिए हमने ये निर्णय किया, पार्टी ने निर्णय किया, मैं शुक्रगुजार हूँ कि जींद में जो विकास का पिछड़ापन है, जो पक्षपात और सुविधा का अभाव है, उसे सदैव के लिए बदलना है। और इसीलिए हमने कहा भी है, बदलेंगे जींद, बदलेंगे जिंदगियां, दोनों बदलेंगे। लेकिन इसी तरीके से जेजेपी ने स्लोगन दिया है कि बाहर वाले को तवज्जो नहीं देनी है, घर वाला आपके काम आएगा। बिल्कुल, वो चाचा भतीजा की लड़ाई है ना। बाहर वाले से उनका मतलब आप जानते ही हैं क्या है। वो उनका इशारा अपने भतीजे की तरफ है। मैं तो इस माटी में पैदा हुआ, इसलिए मेरी तरफ तो ये इशारा संभव ही नहीं हो सकता। और अगर कोई ऐसा कहेगा तो वो जींद की संस्कृति और संस्कार को समझता नहीं और उसका अपमान कर रहा है। जब आला कमान ने रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम नोमित किया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हैं जींद से इलेक्शन लड़ेंगे, आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी? देखिए, दो चीज़ें थी। एक कर्तव्य का बोध था जींद के पिछड़ेपन को मिटाने के लिए, और दूसरा स्वार्थ था। स्वार्थ ये कि अगर मुझे मौका ये मिल जाए कि मैं जींद शहर, जींद के इलाके की नुमाइंदगी करूं, तो मैं अपनी पूरा जीवन लगाकर, अपनी पूरी ताकत लगाकर, सरकार का सारा तंत्र लगाकर इस पूरे इलाके की शक्ल तब्दील कर दूंगा, जैसे कैथल की हम कर पाए। ये एक लक्ष्य है, एक ध्येय है जीवन में, जो राजनीति से भी बड़ा है मेरे लिए, जो किसी भी जीत से बड़ा है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ आज आपके दर्शकों को कि ये होकर रहेगा। हम बदलेंगे जींद के हालात को और जींद वाकई में हरियाणा का शिरोमणि और सबसे बेहतरीन इलाका बनाएंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला की शक्ल में क्या हम आने वाले हरियाणा का कल देख रहे हैं? मुझे जींद के हर व्यक्ति में, हरियाणा के हर नौजवान में हरियाणा का कल दिखता है। मुझे लगता है जिस दिन हम हमारे नौजवानों का, हमारे इलाकों का भविष्य सुनहरा बना देंगे, तो मैं महत्वपूर्ण ही नहीं रहूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं प्रगति की उस धारा में एक छोटा सा कण बनकर विलीन हो जाऊँ,
खत्म हो जाऊं और इलाका इतना आगे बढ़ जाए कि फिर मेरे जैसे किसी व्यक्ति की कभी जरूरत ही ना पड़े। इस समय पर यह माना जा रहा है कि अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला ये चुनाव जीत जाते हैं तो भावी मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर हरियाणा के देखे जाएंगे। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी आज जींद का विकास और प्रगति है, पद नहीं। और जींद को सत्ता के अंदर हिस्सेदारी की आवश्यकता है, ये सच है। यहाँ विधायक और सांसद जो बनते हैं उनसे जींद की सूरत हाल नहीं बदल रही। आप देख रहे हैं किस प्रकार से सारा शहर टूटा पड़ा है, किस प्रकार से सारे शहर में ट्रैफिक है, किस प्रकार से बिजली पानी का अभाव है। 3/4 शहर में नहर का पानी नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है। कैसे जींद का विकास होगा? मेरा केवल और केवल एक ही ध्येय है, मैं अर्जुन की तरह मछली की आंख का निशाना लेकर चला हूं। इसलिए मैं महत्वपूर्ण नहीं, जींद महत्वपूर्ण है। जींद हम सबसे बड़ा है और हम जींद को बदल देंगे। क्या लगता है जो इस समय पर मेन, आपने शहरों की बात की, हमने शहर की प्रॉब्लम्स को देखा, हालांकि मैं खुद एड्रेस करके आया हूँ दिल्ली से। जब हम यहाँ पर आए तो पूरे रोड्स खुदे पड़े हैं, मतलब जहाँ पे आप 40 मिनट में रास्ता कवर कर सकते हो वहाँ पे आपको 2 घंटा लग रहा है। लेकिन गांवों की जो समस्या है, जो किसानों की समस्या है, वो काफ़ी अहम है। कांग्रेस ने तीनों राज्यों के अंदर आकर के किसानों के लोन माफ़ कर दिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस समय पर ये उठती है कि क्या लोन माफ़ कर देना एक सॉल्यूशन है? हम लोन माफ़ कर देने के ऊपर क्यों नहीं उठ रहे? हम उनके आजीविका का साधन क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे? जी नहीं, ये एक शुरुआत है, ये सॉल्यूशन की पहला कदम है। एक बड़ा सीधा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी 15 लोगों का 3,17,000 करोड़ माफ़ कर सकते हैं, तो इस देश के गरीब रविदासिया, गरीब वाल्मीकि, पिछड़े वर्गों के हमारे साथी और किसान जो गांव और खेती से जुड़े हैं, उनका लगभग 3,20,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं? 15 लोगों को फ़ायदा और देश के 80 और 90 करोड़ लोगों को दुत्कार, ये कैसे चलेगा? इसलिए लोन माफ़ी पहला कदम है खेती को बेहतर बनाने का, ताकि एक बार कर्ज से मुक्ति मिले और उसके बाद अच्छे दाम, अच्छी कीमत, गुड मार्केटिंग और फार्म टू प्लेट, ये मॉडल बनाना पड़ेगा। सरकार बनती है, सीएम में यहाँ पे आप या कोई भी कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेट होता है, तो क्या लगता है पहला कदम भी क्या है वही होगा कि किसानों के लोन माफ़ कर दिए जाएंगे हरियाणा में? हमने तो सार्वजनिक तौर से लगभग 8 महीने पहले ये कह दिया कि 1 लाख रुपए तक का कर्जा 5 एकड़ तक के किसान का हम 24 घंटे के अंदर माफ़ कर देंगे। और केवल किसान में केवल खेती का मालिक नहीं, उसके साथ साथ जो गरीब आदमी है, वो रविदासिया हो, वाल्मीकि हो, पिछड़ा हो, वो गरीब ब्राह्मण हो, किसी भी समाज से हो, हम उन सब का जो खेती से जुड़े हैं उनका कर्जा माफ़ करेंगे। यहाँ पे जींद की अगर मैं बात करूँ तो मिड्डा, क्योंकि पहले वो विधायक रहे और वही फैमिली अब बीजेपी में चली गई, आईएनएलडी से वो विधायक रहे। क्या लगता है इसका कुछ साइड इफेक्ट पड़ेगा? इसका कोई नुकसान कांग्रेस को होगा, इनेलो को इसका फ़ायदा मिलेगा, और सॉरी बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा, और बीजेपी इस जो कार्ड खेला है बीजेपी ने उनको पार्टी में शामिल करके, वो कामयाब हो पाएगी? देखिए, मैं न तो ज्योतिषी हूँ कि जो बता सकूं, पर मैं एक बात जानता हूँ, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी 5 साल में एक उम्मीदवार पैदा नहीं कर पाई, उनसे आप तरक्की की उम्मीद क्या कर सकते हैं? 5 वर्ष में बीजेपी में उन्हें कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जो टिकट के योग्य हो। क्या ये अपने आप में मुख्यमंत्री की विफलता और नाकामयाबी नहीं? ये सवाल मैं आपके दर्शकों पर छोड़ता हूँ। इसलिए ये और अगर आप हर रोज अपनी प्रतिष्ठा, अपनी नीयत, अपना रास्ता बदलेंगे तो आपकी विश्वसनीयता क्या है? अगर आप उस पार्टी के प्रति ही समर्पित नहीं रह सकते जिस पार्टी से 2 बार हमारे बुजुर्ग आदरणीय मिड्ढा साहब अब स्वर्गवासी हैं, वो विधायक बने, तो क्या फिर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म यानी अवसरवादिता वही एक मापदंड है राजनीति में? राजनीति में यही कमी है और हमें इसे ही दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसके बारे में सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि माना ये जा रहा है कि जो जाट आरक्षण के टाइम पे या जाट ये बीच में हुआ, केसेस हुए रोहतक और ये जींद वाली बेल्ट काफ़ी अफेक्ट करी, और इसी वजह से क्योंकि मनोहर लाल खट्टर भी पंजाबियत को रिप्रेजेंट करते हैं, मिड्डा भी पंजाबियत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट उस तरफ डाइवर्ट हो रहा है और जाट यहाँ पर 3 पार्टीज़ में आपस में डिवाइड हो रहे हैं।
इनेलो में हो गया, जेजेपी में हो गया और इधर से कांग्रेस की तरफ डिवाइड हो गया, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा आपको लगता है कि बीजेपी? देखिए, मेरा ये मानना है राजनीति जाति पाति पर आधारित नहीं हो सकती। क्या कोई एक जाति से सरकार चल सकती है? क्या एक जाति से मुख्यमंत्री बन सकता है? मेरी माँ पाकिस्तान से आई, तहसील बागपट्टन, जिला मिंटगुमरी, चक नंबर 49 से। तो मैं भी कह सकता हूँ कि जो हमारे पंजाबी समाज के भाई हैं उन पर मेरा भी अधिकार है, और कभी कभी मजाक में भी और सामाजिक रिश्ते से मैं ये कहता भी हूँ कि मेरी माँ भी वहाँ से आई। परंतु बात ये है कि मेरी माँ वहाँ से आई तो ये मेरा सामाजिक रिश्ता है। मैंने किसान के घर में जन्म लिया, ये मेरा सामाजिक रिश्ता है। सरकार की जात नहीं हो सकती। मैं हमेशा कहता हूँ, जात का काम नहीं और काम की जात नहीं। काम करने वाले की जाति नहीं हो सकती और सरकार की भी जाति और धर्म नहीं हो सकता। किसानों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा खास? किसान को उसके फसल की पूरी कीमत और उसकी मेहनत और सम्मान ये हम दे दें। किसान इससे ज्यादा कुछ मांगता ही नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट टाइम्स टीवी मोबाइल ऐप्स पर भी मौजूद है। अगर आप एप्पल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐप स्टोर से मार्केट टाइम्स टीवी की ऐप को डाउनलोड करें, और अगर आप एंड्रॉइड फोन का प्रयोग करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से मार्केट टाइम्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।